10वीं कक्षा का अध्याय 6 भारत पर विदेशी आक्रमण, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और बहुत ही रुचिकर पाठ है। आपको काफ़ी सारी विस्तृत जानकारी इसमें मिलेगी। आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। इतिहास के इस पुस्तक में पाठ 6 में इतिहासकार लिखते हैं कि भारत भूमि पर प्राचीन काल से ही आक्रमण होते रहे। इन विदेशी आक्रमणकारियों में यूनानी, शक, हुण, कुषाण, पार्थियन ये लोग भारत पर हमला करने के लिए समय समय पर आते रहे। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन काल के जो आक्रमणकारी थे उन्हें और जो ये मध्यकाल के समय के और जो आधुनिक काल के आक्रमणकारी है, इनके आक्रमणकारियों के जो कार्यशैली में था वो बड़ा अंतर था और इनके हमलों का भारत पर बड़ा दुष्प्रभाव हुआ। कहता है कि प्राचीन काल के आक्रमणकारी भारतीय समाज में सम्माहित कर लिए गए, यानी वो भारतीय समाज में घुल मिल गए, शामिल हो गए। कोई विशेष असर उनका भारतीय समाज पर नहीं पड़ा। लेकिन कहता है कि 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में जो हमले हुए, इनकी प्रकृति भिन्न थी और ये आक्रमण भारत पर पहले वाले आक्रमणों से अधिक विनाशकारी साबित हुए। इनका भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के आर्थिक स्थितियों पर, भारत के समाज पर, भारत की शिक्षा पर, भारत के वैदिक धर्म पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो इनमें से इन हमलों के परिणाम स्वरूप भारत की व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया। इनमें कौन कौन से व्यक्तियों के मुख्य हमले थे? देखिए, इसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का 8वीं शताब्दी का हमला है, महमूद गजनवी का 11वीं, मोहम्मद गौरी का 12वीं और मंगोलों का 13वीं और 14वीं शताब्दी में, तैमूर का हमला 14वीं शताब्दी में, बाबर का 16वीं, नादिर शाह का 18वीं और अहमद शाह अब्दाली का 18वीं शताब्दी में, जिस 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इसके बाद इसमें विदेशी व्यक्ति कौन होता है, इसकी बड़ी अच्छी सी परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश का हमारे देश में आता है तो हमारे लिए विदेशी हैं। ठीक उसी तरह जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो उस देश के लिए हम भी विदेशी हैं। विदेशी आक्रमण का अर्थ है जब कोई अन्य देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे। इन आक्रमणों के पीछे कई तरह के उद्देश्य होते हैं, जैसे साम्राज्य विस्तार की अति महत्वाकांक्षा कि मुझे अपना राज्य और बढ़ाना है, या आर्थिक कारण जैसे धन की कमी हो जाए, या व्यक्तिगत शत्रुता जैसे किसी से पर्सनल एनिमिटी हो, किसी राजा की किसी सुल्तान से या किसी सुल्तान के किसी राजा से, तो भी वो हमला करते थे। और कहता है, इतिहासकार लिखते हैं कि भारत, अगले इस पैसेज के अंदर लिखते हैं कि भारत में यदि ये हमले नहीं हुए होते ना, तो भारत के अंदर अंग्रेजी शासन के अलावा भारत की दशा और दिशा काफ़ी ज़्यादा बदली हुई होती। अब यहाँ पर आ जाइए आप। कहता है, भारत प्राचीन काल से ही सभ्य, विकसित और उन्नत देश रहा है। भारत की गिनती दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न देशों में होती थी, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत अपनी समृद्धि और सोने की प्रचुरता के कारण विश्व प्रसिद्ध था, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए भारत पर हमला करते थे, आक्रमण करते थे और भारत के वीर शासकों ने इनका सामना भी किया। 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश, कहता है कि 7वीं शताब्दी तक गुप्त वंश का शासन भारत में रहा। लेकिन जब 7वीं शताब्दी में गुप्त वंश का पतन हो गया, गुप्त वंश कमज़ोर हो गया, तो राजनीतिक अस्थिरता, डावाडोल स्थिति हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन अरबी लुटेरों ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। ये जानते थे कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में बहुत अधिक मात्रा में धन है, सोना है, चांदी है, मोती हैं। इसके कारण इन्होंने अपनी धन की कमी को, आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए भी भारत पर हमला किया। भारत पर विदेशी आक्रमण, ये लोग भारत पर विदेशी आक्रमण जब भी किया करते थे तो इनके कुछ तरीके होते थे और रास्ते होते थे। इस नक्शे के अंदर देखिए कुछ दर्रे हैं, जैसे खैबर दर्रा, गोमल, बोलन। और ये जो मैंने बनाया है नक्शा, ये है सिंध प्रदेश उस समय का। तो इन लोगों के हमला करने का जो तरीका था, जो रास्ता था, वो ये था कि ये लोग या तो भारत के पश्चिमी भाग पर हमला करते थे या तो यात्री बनकर आते, व्यापारी या आक्रांता के रूप में आते। यानी कि ये लोग ओमान की खाड़ी से समुद्री रास्ते से भारत के पश्चिमी हिस्सों पर हमला करते, या तो इधर से हमला करें समुद्री रास्ते से। समुद्री रास्ते से इनका हमला नहीं हो पाया तो दूसरा इनका तरीका क्या था, ये लोग या तो खैबर या गोमल या बोलन दर्रे से
हमला करते थे। यानी कि या तो खैबर से हमला करेंगे, या गोमल दर्रे से करेंगे, या बोलन दर्रे से। दर्रा मतलब रास्ता। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सीमा दिख रही है आपको, ये भारत की सीमा है उस समय, यानी पाकिस्तान की जो अब सीमा है अफ़गानिस्तान से लगती है वो है। इसमें आप भौगोलिक दृष्टि से कभी ध्यान से देखेंगे तो ये सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं इधर, और इधर किरथर की पहाड़ियाँ हैं। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को सेनाओं सहित पार करना बड़ा कठिन है, इसलिए ये लोग, इनके बीच में जो आने जाने के रास्ते थे, जिसमें खैबर रास्ता, गोमल रास्ता, बोलन रास्ता, इन रास्तों से अपनी सेनाओं के साथ भारत पर हमला करने के लिए आते थे। इनका तीसरा भी एक रास्ता था, वो था मकरान मरु प्रदेश का समतली भाग। यानी कि जब खैबर दर्रे से बात नहीं बनेगी, गोमल या बोलन दर्रे से बात नहीं बनी, और समुद्री रास्ते से भी कोई बात नहीं बन पा रही, तो फिर ये लोग, ये जो भारत में अरब सागर के साथ लगता हुआ जो हिस्सा है, इसको मकरान का प्रदेश कहते हैं, मरु प्रदेश कहते हैं। इस रास्ते से होते हुए इन लोगों को हमला करना पड़ता था। मकरान यानी मरुस्थलीय रास्ते से ये लोग हमला करते थे भारत पर। यानी इनको भारत पर हमला करने के लिए तीन तरीके, या तो समुद्री रास्तों से हमला करें, या फिर इन दर्रों से हमला करें, या फिर तीसरा मकरान इलाके से होते हुए ये लोग हमला करें। अब भारत पर पहला हमला देखते हैं हम, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला हमला भारत पर किया। कहता है कि जब ये 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया, कहता है उस समय जो इराक का गवर्नर था उसका नाम था अल हज्जाज। अल हज्जाज ने खलीफा से इजाज़त ली कि मुझे सिंध पर हमला करने की आज्ञा चाहिए। खलीफा ने बहुत कोई खुश होकर के आज्ञा नहीं दी, खलीफा नहीं चाहता था कि हमला हो शायद, इसीलिए यहाँ पर अनमने ढंग से शब्द का प्रयोग किया। शायद खलीफा नहीं चाहता था हमला हो, इसलिए उसने जैसे तैसे करके आज्ञा दे दी। क्योंकि हज्जाज ने कारण गिनवाया, हज्जाज ने कारण ये गिनवाया कि देखिए, भारत के समुद्री तट पर, यानी सिंध के पास का जो इलाका है अरब सागर के अंदर, वहाँ पर कुछ समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका से एक अरब व्यापारियों का जहाज़ लौट रहा था, उसको लूट लिया। यानी श्रीलंका से जो जहाज़ लौट रहा था अरबी व्यापारियों का, उसको सिंध प्रदेश के पास किसी ने लूट लिया। अब सिंध प्रदेश के पास लूट लिया तो हज्जाज ने खलीफा से कहा कि उन्होंने हमारे जहाज़ को लूटा है, इसलिए उनको हमें कुछ ना कुछ जुर्माना तो करना पड़ेगा, उन दंड देना पड़ेगा, इसलिए आप मुझे हमला करने की आज्ञा दें। तो उसने आज्ञा दे दी। इस सारी स्थिति को आप भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा इससे समझने की कोशिश करें। देखिए, ये भारत देश है नीले कलर में, ब्लू कलर में, ये आप देखेंगे ये पाकिस्तान उस समय भारत ही था। अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, बगदाद, सीरिया, तुर्की, यही वो इलाका है। यानी भारत पर ये जो हमला करने वाले अरबी लोग थे, चाहे उनमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के आप अहमद शाह अब्दाली तक, जो ये लगभग 1000 सालों तक जो हमले हुए, ये सारे इसी इलाके के रहने वाले लोग थे। और इन लोगों ने भारत पर हमला क्यों किया? क्योंकि भारत का व्यापारी पिछले कई हज़ार सालों से अपना कपड़ा, अपने मसाले, जिनमें काली मिर्च थी जिसको काला सोना कहते थे, ये सब चीज़ भारत का व्यापारी सोने के भाव स्थलीय रास्ते से होता हुआ यूरोप के व्यापारियों को बेचता था। ये आप देख रहे हैं यूरोप है। यूरोप के व्यापारी माल को खरीदने के लिए बगदाद की बंदरगाहों पे आते थे, और सऊदी अरब के साथ लगता है जो लाल सागर है, ये देखिए सऊदी अरब के साथ लगता जो लाल सागर है, यहाँ की बंदरगाहों तक यूरोप के व्यापारी आया करते थे। भारत के व्यापारी या तो समुद्री रास्ते से होते हुए अदन की खाड़ी से लाल सागर में जाते थे, या ओमान की खाड़ी में जाते थे, या फिर स्थलीय रास्ते से यहाँ तक माल बेचते थे। तो यहाँ यूरोप के व्यापारी जो माल खरीदते तो सोने के भाव होता था। सोना लेकर के भारत के व्यापारी फिर या तो स्थलीय रास्ते से या फिर समुद्री रास्ते से वापस लौटते थे। तो ये जो लोग थे, अरबी लोग थे, इनको इस बात का पता था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में प्रचुर मात्रा में सोना है। तो इन्होंने अपने सोने की भूख मिटाने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए भारत पर हमले किए। तो ये नक्शा मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ। ये इसकी भौगोलिक दृष्टि से आप थोड़ी सी निगाह डाल लें, आपको अच्छा लगेगा। देखिएगा, भारत के अंदर आप देख रहे होंगे ये भारत में सिंधु का मैदान है,
ये भारत में गंगा का मैदान है, यानी हरा भरा और समृद्ध प्रदेश दिखाई दे रहा है। जबकि आप इन इलाकों को देखेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा ब्राउनिश कलर दिखाई देगा, यानी इनके पास खेती करने लायक शायद कुछ नहीं है। ये मरुस्थलीय इलाका है या चट्टानीय मरुस्थलीय इलाका है, इसलिए ये लोग भारत की ओर हमेशा पैनी निगाह रखते थे कि भारत को किस प्रकार से लूटा जाए। तो इस तरह से अल हज्जाज ने खलीफा से इजाज़त ले ली कि मुझे भारत पर हमला करने दें, क्योंकि श्रीलंका से हमारा कोई जहाज आ रहा था जो यहाँ पर सिंध प्रदेश के पास उसे लूट लिया गया। यानी हो सकता है वो जहाज़ इराक के व्यापारियों का हो और वो ओमान की खाड़ी से जा रहा हो, इधर श्रीलंका से आया था, इधर रास्ते से जा रहा था, तो यहाँ कहीं आसपास वो जहाज़ लूट लिया गया। तो उस जहाज़ को लूटने का जो वो लगा, इल्ज़ाम लगा, वो राजा दाहिर पर लगा, क्योंकि सिंध प्रदेश पर राजा दाहिर का शासन था। तो सिंध प्रदेश के राजा दाहिर पर इल्ज़ाम लगने के बाद हज्जाज ने कहा कि देखिए, आपके प्रदेश के पास हमारे अरबी व्यापारियों का जहाज़ लुट गया है, तो आप हमें जुर्माना दें, क्षतिपूर्ति दे, जुर्माना। देखिए सिंध प्रदेश है, आप इसमें नक्शे में देख सकते हैं, सिंध प्रदेश है, ये अरब सागर है, ये वो 3 दर्रों का इलाका है, और ये जो समुद्र के साथ साथ इसको मकरान का इलाका कहते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश। वो इस रास्ते से हमला करते थे, समुद्री रास्ते से भी और इन दर्रों से भी। अब राजा दाहिर ने जुर्माना देने से मना कर दिया, तो हज्जाज ने सबसे पहले अपने सेनानायक उबैदुल्ला और फिर बुरदल को भेजा कि जाओ और राजा दाहिर पर हमला करो, क्योंकि उसने तो हर्जाना देने से मना कर दिया। तो राजा दाहिर ने इन दोनों को मार डाला। उसके बाद हज्जाज ने अपने भतीजे व दामाद, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, भतीजा व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर हमला किया, उसे जीत लिया, सभी वयस्क लोगों की हत्या कर दी, मंदिरों को तोड़ दिया गया, और उसको पार करते हुए वो सिंधु नदी को उसने सिंधु को पार कर लिया और वो सिंध तक पहुंच गया। सिंध प्रदेश आपने देखा होगा, आप कंफ्यूज ना हो, सिंध प्रदेश का मतलब है वो इलाका जिसके पास से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी के पास का इलाका सिंध प्रदेश। और सैंधव शब्द का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सिंध का निवासी हो, सिंधु के किनारों का निवासी हो। अब ये जो सिंधु नदी को पार किया ना मोहम्मद बिन कासिम ने, इसके बारे में भी एक कहानी है। कहते हैं कि सिंधु नदी में एक द्वीप था जिस पर एक भारतीय राजा का शासन था। वो राजा दाहिर से शत्रुता रखता था। यदि वो राजा अपने द्वीप का इस्तेमाल मोहम्मद बिन कासिम को नहीं करने देता तो उसकी सेनाएं कभी सिंधु नदी को पार कर ही नहीं पाती। लेकिन क्योंकि उसे अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालनी थी राजा दाहिर से, इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं सिंधु को पार करी। उस राजा के द्वीप के माध्यम से सिंधु को उन्होंने पार किया और फिर अरोड़ा नामक जगह थी जहाँ पर 20 जून 712 ईस्वी को बड़ा भयानक युद्ध हुआ, राजा दाहिर मारे गए और ये सब हुआ। और कहता है कि राजा दाहिर की पत्नी अपने 15,000 सैनिकों के साथ उन्होंने अरबों पर हमला किया। जब राजा दाहिर मर गए तो उन्होंने हमला किया, लेकिन कहता है वो भी सीमित साधनों में ज़्यादा प्रतिरोध नहीं कर पाई और पवित्रता की रक्षा के लिए उन्होंने जोहर कर लिया, यानी आत्मदाह कर लिया। दाहिर का पुत्र था जैशिया, उसने संघर्ष जारी रखा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की 2 पुत्री थी जिसका नाम सूर्या देवी और परमल देवी, दोनों को बंदी बनाया और उसको उपहार स्वरूप खलीफा के पास भेज दिया। लेकिन बाद में इन लड़कियों ने कूटनीति का प्रयोग करके कासिम को ही मृत्युदंड दिलवा दिया। ये राजा दाहिर की कहानी है। इसके बाद कहते हैं कि 725 ईस्वी में इन्होंने पुनः आक्रमण किया, लेकिन कहता है गुर्जर प्रतिहार शासक को उन्होंने परास्त किया। और एक बहुत अच्छी रोचक यहाँ जानकारी ये इतिहास की पुस्तक देती है कि भारत में 712 ईस्वी में इस्लाम का प्रवेश तो हो गया, लेकिन कहता है सिंध पर अरबों का अधिकार होने के लगभग 3 शताब्दियों बाद तक मुस्लिम शासक भारत में आगे नहीं बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। किन्होंने? गुर्जर और प्रतिहार शासकों ने।
यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को तो जीत लिया, लेकिन सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए ये लोग, क्योंकि गुर्जर और प्रतिहारों ने इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। आज के लिए इतना ही। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो चाहूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।